हेलो। हेलो हेलो। सामान्य वित्तीय लेखा के बाद अपन आरएसआर की इस यात्रा के अंदर दोस्तों अपन ने नियम संख्या 60 तक देख लिए थे। अब नियम संख्या 61 से लेकर नियम संख्या 70 तक आज अपन कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। दोस्तों एक एक नियम आपको आराम से समझाते हुए चलूंगा। आप एक एक नियम का पहले तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में दोस्तों समझने का प्रयास करें। और दोस्तों मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि जो भी नियम आप सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लें, फिर क्लास को समझें, उसके बाद आप उस स्क्रीन लिए हुए स्क्रीनशॉट को नोट डाउन करें। नोट डाउन करके उसको वापस से पढ़ें ताकि आपको समझ में आ जाए और उसको याद करने का प्रयास करें, ताकि दोस्तों आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आए। प्रतिदिन का लिखा हुआ डेली का डेली याद करें बाद में, ताकि अपना जैसे ही राजस्थान सेवा नियम कंप्लीट हो तो अपना एक बार सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। लिखने लिखने का काम करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, समझने के साथ आप साथ साथ याद करते चले, ताकि अपना जैसे ही राजस्थान सेवा नियम मैं आपका कंप्लीट कराऊं तब तक आपका एक बार सिलेबस भी हो जाए साथ साथ, फिर उसके बाद आप रिवीजन करते रहें। तो दोस्तों ये अपना हो गया। अब एक एक नियम समझाऊंगा, पहले आप स्क्रीनशॉट ले ले। पेज नंबर 1 है दोस्तों ये। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। पेज नंबर 10 तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। वापस से लेना चाहें तो, नहीं लिया हो किसी दोस्त ने किसी पेज का तो वापस ले ले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 पेज थे दोस्तों टोटल। आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपके लिए रफ स्लाइड मैंने तैयार कर रखी है। अब अपन एक एक नियम समझेंगे। नियम संख्या 61 क्या कहता है दोस्तों, नियम संख्या 60 तक अपन ने कल कंप्लीट कर लिए थे। आज दोस्तों अपन नियम संख्या 61 से प्रारंभ करेंगे। नियम संख्या 61 क्या कहता है दोस्तों, आप याद करते हुए चलें, समझते हुए चलें। नियम संख्या 61 दोस्तों ये क्या कहता है, अवकाशों के साथ सार्वजनिक अवकाशों का संयोजन। तो आप याद कर लेना, अवकाशों का संयोजन नियम संख्या 61 में हो रहा है। अवकाशों का संयोजन नियम संख्या 60 में अपन ने क्या पढ़ा था कि अवकाश कब से प्रारंभ और कब से समाप्त, अवकाश की समाप्त होना और अवकाश का प्रारंभ होना। तो दोस्तों वो नियम संख्या 60 था। अब अवकाशों के साथ में सार्वजनिक अवकाशों का संयोजन नियम संख्या 61 है। तो दोस्तों अवकाश प्रारंभ होगा एक दिन पूर्व, मान लीजिए उससे सार्वजनिक अवकाश है। तो दोस्तों मान लीजिए आपने 15 तारीख से छुट्टी ली, अवकाश ले लिया, लेकिन 14 तारीख की सरकारी छुट्टी है। सरकारी छुट्टी है, 14 तारीख की क्या है, सरकारी छुट्टी है। तो दोस्तों ये
स्थिति क्या बन गई, 15 से 30 तक के लिए आपने क्या ले रहे हो, आप अवकाश ले रहे हो, लेकिन 14 तारीख की सरकारी छुट्टी है, तो दोस्तों 13 तारीख को शाम को ही आप आपके घर जा सकते हो ड्यूटी करने के बाद, क्योंकि आपको आपके अवकाशों के साथ ही अवकाश सार्वजनिक अवकाश का संयोजन हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये अवकाश भी आपको भाई 14 तारीख का सभी का अवकाश है तो आपका भी अवकाश रहेगा, तो ये भी इस अवकाश के साथ जुड़ जाएगा। तो आप 13 तारीख को ही अपने क्या जहां आपको जाना है वहां क्या कर सकते हो, प्रस्थान। 14 तारीख को 13 तारीख को शाम को ही आप प्रस्थान कर सकते हो। तो दोस्तों ये हुआ अवकाश का प्रारंभ, एक दिन पूर्व सार्वजनिक अवकाश है तो सार्वजनिक अवकाश से पहले प्रस्थान कर सकते हो। 14 का अवकाश है तो दोस्तों आप 15 से आप छुट्टियां ले रहे हो, तो दोस्तों आप सार्वजनिक अवकाश से पहले यानी कि 13 को ड्यूटी पूरी करने के बाद आप कभी भी लौट सकते हो, 14 को भी अपने घर जा सकते हो। तो दोस्तों सार्वजनिक अवकाश से पहले आप क्या कर सकते हो, प्रस्थान कर सकते हो। अवकाश समाप्त हो रहा है जिस दिन अवकाश, मान लो आपने 30 दिन तारीख तक अवकाश लिया था, 30 तारीख को अवकाश समाप्त हो रहा है कि अगले दिन सार्वजनिक अवकाश है, तो मान लीजिए 30 तारीख के बाद 1 तारीख आती है, तो दोस्तों 1 तारीख का क्या है, छुट्टी है, सार्वजनिक सरकारी छुट्टी है। सरकारी छुट्टी है 1 तारीख की, तो दोस्तों 1 तारीख की सरकारी छुट्टी है तो क्या होगा कि दोस्तों आपका छुट्टियां तो 30 तारीख तक ली थी, 15 से 30 तक आपने अवकाश लिया था, 14 तारीख को सरकारी छुट्टी आ गई और 1 तारीख को भी सरकारी छुट्टी आ गई, तो दोस्तों आपको ये 2 तारीख को और वापस से कार्यालय आना पड़ेगा। आपका इस अवकाश का सार्वजनिक अवकाश का संयोजन हो जाएगा आपके अवकाश के साथ में, आपको 2 तारीख को आना होगा। तो अवकाश समापन अवकाश समाप्ति के अगले दिन अगर सार्वजनिक अवकाश है तो सार्वजनिक अवकाश के बाद लौटा जा सकता है, लौटा जा सकता है, यानी कि सार्वजनिक अवकाश के बाद आप आ सकते हो। तो ये हो गया, ठीक है दोस्तों, समझ लिया आपने। कर्मचारी के पास धन राशि का चार्ज है, 2 मामले में आपको सार्वजनिक अवकाश को आपके अवकाशों से नहीं जोड़ा जाएगा, संयोजित नहीं किया जाएगा। वो 2 मामले हैं, यदि आपके पास धन राशि का चार्ज है और आप किसी को चार्ज सौंप के गए हैं, और दोस्तों अब मान लीजिए आप चार्ज सौंप के गए तो दोस्तों आपको उस अवकाशों का संयोजन का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी परिस्थिति कब आपको अवकाशों के संयोजन का लाभ नहीं मिलेगा, वो है अन्य कर्मचारी को उसके स्थान पर बुलाना, यानी कि आपके स्थान पर दूसरे कर्मचारी को बुला रखा हो, तो ऐसी स्थिति में और उस कर्मचारी को जब तक आप नहीं आओगे, दूसरा कर्मचारी जब तक ड्यूटी पर नहीं आ जाता तब तक वो कर्मचारी वहां से नहीं जा सकता। तो ऐसी परिस्थिति में आपको अवकाश पर क्या करना पड़ेगा, सार्वजनिक अवकाश का आपके अवकाशों के साथ संयोजन नहीं होगा और आपको अवकाश से वापस लौटना पड़ेगा। आप जहां भी प्रस्थान कर गए थे वहां से वापस आपको लौटना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों मान लीजिए आपकी 30 तारीख को छुट्टियां खत्म हो रही थी और 1 तारीख का सार्वजनिक अवकाश था, लेकिन आपके स्थान पर किसी अन्य कर्मचारी को कहीं से बुलाकर लगा रखा है, कहीं से बुलाना पड़ता है और उन्होंने बुला के आपको 15 से 30 तारीख तक आपकी ड्यूटी करने के लिए लगा रखा है किसी कर्मचारी को। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको 1 तारीख को ही लौटना पड़ेगा। हालांकि सार्वजनिक अवकाश है, 1 तारीख को ही लौटना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों वो व्यक्ति कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जब तक आप नहीं आ जाओगे आपके पद पर तो वो व्यक्ति वहां से नहीं जा सकता, तो उसका सार्वजनिक अवकाश खराब हो जाएगा बेचारे का। तो दोस्तों इस बात को ध्यान में रखते क्या व्यवस्था की गई है, यदि आपके स्थान पर किसी अन्य कर्मचारी को उसके स्थान पर बुलाना पड़ता है, लगा रखा है। दोस्तों जब पुलिस में कोई ड्यूटी करता है या फौज में जो बॉर्डर पे ड्यूटी करते हैं या पुलिस विभाग में ड्यूटी करते हैं, तो दोस्तों ये नियम बना हुआ है कि जब तक अगला कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं आ जाता, चाहे वो 5 घंटे बाद आए चाहे 6 घंटे लेट आए, जब तक अगला कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं आ जाता तब तक आप वहां से ड्यूटी नहीं छोड़ सकते। तो दोस्तों ये नियम है और इसी नियम के कारण ये व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों मान लीजिए अगर आपको तो आपको क्या करना पड़ेगा, 30 तारीख को ही शाम को वापस आना पड़ेगा, क्योंकि आपके अवकाशों का संयोजन नहीं हो रहा और उससे आकर के अपना ड्यूटी का चार्ज लेना पड़ेगा ताकि उसका सार्वजनिक अवकाश खराब नहीं हो। तो दोस्तों ये तो हो गई स्थिति, अब आप समझ भी गए होंगे। तो ये तो हो गया अवकाशों का संयोजन के संबंध में, समझ गए, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर समझ में नहीं आए तो अपन बस इतना याद कर लेना, अवकाशों के साथ सार्वजनिक अवकाशों का संयोजन का नियम संख्या 61 है। यदि अवकाश प्रारंभ हो रहा है
है उससे पहले दिन अगर अवकाश है, सार्वजनिक अवकाश है, जिस दिन से अपन छुट्टी ले रहे हैं उससे एक दिन पहले सार्वजनिक अवकाश है, तो ऐसी स्थिति में उसके सार्वजनिक अवकाशों का संयोजन हो जाएगा, वो अवकाश के साथ अवकाश जुड़ जाएगा। उससे पहले आप उस सार्वजनिक अवकाश, जिस दिन सबकी छुट्टी रहेगी सार्वजनिक अवकाश, उस दिन से पहले आप अपनी छुट्टी पर जा सकते हो। तो दोस्तों एक तो ये स्थिति बन गई। दूसरा, अगर मान लो आपने 15 दिन की छुट्टी ली थी, लेकिन लास्ट में आपको छुट्टी, जब आपको 15 तारीख को लौटना था, 30 तारीख को लौटना था वापस, उसके 2 दिन बाद सरकारी छुट्टी है, 2 दिन तक लगातार। तो दोस्तों जैसे ही आपकी छुट्टी खत्म होती है उसके बाद 2 दिन का सार्वजनिक अवकाश आ जाता है, तो वो सार्वजनिक अवकाश आपके अवकाश के साथ क्या हो जाएगा, संयोजित हो जाएगा। तो आपको सीधा 2 तारीख को आना पड़ेगा, मतलब 2 दिन की छुट्टियां और आप सार्वजनिक अवकाश की बिता करके लौट सकते हो। लेकिन 2 परिस्थितियां ऐसी है जिनमें आपको अवकाशों का आपके अवकाश के साथ संयोजन नहीं होगा। वो स्थिति कौन सी है, यदि आपके पास क्या है धनराशि का उत्तरदायित्व और आप किसी को चार्ज सौंप के गए हो उसका, तो या फिर दूसरा आपके स्थान पर किसी कर्मचारी को बुला के लगा रखा हो। दोस्तों ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो 2 परिस्थितियों में आप सार्वजनिक अवकाशों से आपका अवकाशों का संयोजन नहीं होगा। अब ये तो हो गई बात ये। अब मैं आपको एक उदाहरण से समझा रहा था दोस्तों, जब पुलिस में किसी की ड्यूटी होती है या फौज में ड्यूटी होती है, तो आपके आसपास कोई हो तो पूछना कि जब तक अगला कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं लौट आता तब तक वो व्यक्ति, चाहे उसकी ड्यूटी का टाइम हो लिया, खुद की ड्यूटी का, मान लीजिए किसी की रात की ड्यूटी थी, सुबह 7 बजे तक थी, रात को शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी कांस्टेबल की ड्यूटी थी, और अगर दोस्तों सुबह 7 बजे 8 बजे तक कोई कर्मचारी नहीं आएगा, तो दोस्तों वो वहां से ड्यूटी छोड़कर नहीं जा सकता जब तक अगला कर्मचारी उस ड्यूटी पर नहीं आ जाता। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए क्या व्यवस्था की गई है कि सार्वजनिक अवकाश अगर किसी ने लिया है, मान लो 15 से 30 तक का आपने अवकाश लिया, तो 30 तारीख और 1 तारीख की सरकारी छुट्टी हो गई, तो दोस्तों वो व्यक्ति तो आपको उसकी छुट्टी खराब हो जाएगी। आप अगर मान लो 1 तारीख का आपके भी अवकाश मनाने लग गए, वो कार्यभार नहीं सौंपा उसने आपको, तो दोस्तों वो ड्यूटी छोड़ के जा नहीं सकता, तो उसका सार्वजनिक अवकाश खराब नहीं हो, इस बात का भी ध्यान रखा गया है। ये हो गया अवकाशों में सार्वजनिक। अब दूसरा दोस्तों नियम संख्या 62 क्या कहता है, कर्मचारी। अब अभी जो अपन ने अपवाद पढ़ा था कि अगर आपको धनराशि का दायित्व है आपके पास और आप किसी को दायित्व सौंप के गए, तो ऐसी स्थिति में आपके अवकाशों का संयोजन नहीं होगा सार्वजनिक अवकाशों के साथ। तो दोस्तों कर्मचारी द्वारा धनराशि का उत्तरदायित्व स्वयं के पास रहता है, यानी कि दायित्व उत्तरदायित्व अपना धनराशि का स्वयं लेके चले गए, किसी को उत्तरदायित्व नहीं देके जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में सार्वजनिक अवकाशों के संयोजन की छूट दी जा सकती है। ये छूट दी जा सकती है, हमेशा छूट नहीं है, छूट दी जा सकती है नियम संख्या 62 में। नियम संख्या 63 किसके संबंध में है, सार्वजनिक अवकाशों का संयोजन अवकाशों के साथ हो। सार्वजनिक अवकाशों का संयोजन अवकाश के साथ, अगर सार्वजनिक अवकाशों का संयोजन हो तो वेतन भत्तों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके संबंध में नियम संख्या 63 है। तो दोस्तों अवकाश क्या है, सार्वजनिक अवकाश के वेतन पर प्रभाव क्या पड़ेगा, तो दोस्तों अवकाश का सार्वजनिक अवकाश का वेतन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप 15 तारीख को छुट्टी पे गए, 14 तारीख की सरकारी छुट्टी है, 15 से 30 तक की आपको छुट्टी लेनी है और 14 तारीख की भी छुट्टी है, तो 13 तारीख को आप ड्यूटी करके आपके अवकाशों के साथ संयोजन हो गया, जुड़ गया 14 तारीख, तो आप जा सकते हो 13 तारीख को ही शाम को अपनी ड्यूटी करने के बाद आप अपने स्थान पर क्या कर सकते हो, लौट सकते हो। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में 14 को ही आपने को छुट्टी हो गई सरकारी छुट्टी होने की वजह से, तो 13 को शाम को ही आप अपने घर निकल सकते हो ड्यूटी करने के बाद। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में जब 14 तारीख है, सार्वजनिक अवकाश है, तो इस तारीख की सैलरी वेतन भत्ते पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सार्वजनिक अवकाश वाले दिन। सार्वजनिक अवकाश से अगले दिन से वेतन भत्तों पर प्रभाव पड़ेगा। अगर आपने अर्ध वेतनिक अवकाश ले रखा है तो 15 से 30 तक का अवकाश आपको आधा मिलेगा अवकाश का वेतन, लेकिन 14 तारीख को आपका पूरा वेतन मिलेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पे, क्योंकि ये सरकारी छुट्टी थी और संयोजन हो गया आपकी ड्यूटी के साथ इसका। अवकाश के दौरान ये तो हो गया, मैंने आपको बता दिया। नियम संख्या 63 आपको समझ में आ गया होगा। नियम संख्या 64 दोस्तों, अवकाश के दौरान नियोजन स्वीकार करना, यानी कि छुट्टी के दिन आप कहीं और नौकरी नहीं कर सकते। यदि कोई शिक्षक है मान लीजिए और वो संडे के दिन कहीं ट्यूशन पढ़ाने नहीं जा सकता, वो किसी कोचिंग में पढ़ाने नहीं जा सकता, किसी प्राइवेट स्कूल में अवकाश के दौरान 15 दिन की छुट्टी ले ली
और अवकाश लेकर के वो किसी प्राइवेट संस्था में पढ़ाने नहीं जा सकता। इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है इस नियम में, नियम संख्या 64 कहता है अवकाश के दौरान नियोजन स्वीकार करना, दौरान नियोजन स्वीकार करना तो पूर्व सरकार की बिना अनुमति के अन्य कार्य करने के लिए स्वीकृति नहीं दी जाएगी। यानी कि अवकाश के दौरान जब तक सरकार की पूर्व अनुमति नहीं ली जाएगी तब तक अन्य कार्य करने के लिए अवकाश के दौरान आपको स्वीकृति नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों अन्य प्राइवेट कोचिंग संस्थान में या किसी में भी नहीं पढ़ा सकते। एक तो ये हो गया। दूसरा, डॉक्टर है तो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में छुट्टी के दिन या अवकाश लेके प्रैक्टिस करने नहीं जा सकता। प्राइवेट हॉस्पिटल में छुट्टी के दिन वो नौकरी नहीं कर सकता। तो अपवाद, इसका अपवाद क्या दे रखा है, किसी भी सांस्कृतिक, साहित्यिक, कवि सम्मेलन आदि के लिए। दोस्तों अपवाद ये है, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए, साहित्यिक कार्यक्रम के लिए, कवि सम्मेलन के लिए उसको स्वीकृति प्रदान की जा सकती है, इसमें भी स्वीकृति आवश्यक है। और दोस्तों वैसे सामान्यतः अवकाश के दौरान नियोजन के लिए सरकार की अनुमति के बिना स्वीकृति नहीं दी जा सकती। लेकिन दोस्तों इस मामले में सांस्कृतिक कार्यक्रम है, साहित्यिक कार्यक्रम है, कवि सम्मेलन है तो स्वीकृति दी जा सकती है। सरकार की पूर्व अनुमति के बिना स्वीकृति मिल गई तो ये कर सकता है, बिना स्वीकृति का तो ये भी नहीं कर सकता। तो दूसरा, निजी प्रैक्टिस की छूट अवकाश को भी करेगा रहेगी। यानी किसी सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर है दोस्तों, कोई डॉक्टर है तो दोस्तों आपको पता होगा डॉक्टरों को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलता है। यानी कि उनको प्राइवेट प्रैक्टिस रूम पर पेशेंट नहीं देखने के लिए अलग से अलाउंस मिलता है। अगर कोई डॉक्टर रूम पर प्रैक्टिस करना चाहता है तो देखना चाहता है तो उसको वो अलाउंस बंद हो जाएगा। जो उसको अतिरिक्त अलाउंस के रूप में एक भत्ता मिलता है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, नॉन प्रैक्टिस का भत्ता मिलता है, वो भत्ता बंद हो जाएगा और वो व्यक्ति प्रैक्टिस कर सकता है, उसको छूट मिल जाएगी। तो दोस्तों जो जिस व्यक्ति को निजी प्रैक्टिस की छूट दे रखी हो तो वो अवकाश के दिन भी उसकी लागू रहेगी। तो ये तो हो गया डॉक्टरों की स्थिति में होता है ऐसा निजी प्रैक्टिस की छूट। तो दोस्तों इस नियम को याद कैसे रखेंगे, नियम संख्या 64 अवकाश के दौरान नियोजन स्वीकार करना। तो दोस्तों नियोजन स्वीकार अवकाश के दिन कर सकता है, नहीं कर सकता, नियोजन कर स्वीकार नहीं कर सकता। अवकाश के दिन को सरकारी कर्मचारी कहीं अन्य नौकरी नहीं कर सकता। लेकिन वो दो मामलों के अंतर्गत सांस्कृतिक, साहित्य और कवि सम्मेलन स्वीकृति प्राप्त करके कर सकता है। इसमें सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। स्वीकृति किससे, जो स्वीकर्ता अधिकारी है, जब प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके सांस्कृतिक कवि सम्मेलन कर सकता है। निजी प्रैक्टिस की छूट अगर किसी पे लागू हो तो अवकाश के दिन भी वो प्रैक्टिस करेगा। तो डॉक्टरों के लिए मैंने दोस्तों आपको एक प्रावधान बता दिया कि डॉक्टरों के लिए क्या प्रावधान है, कि उनको जो डॉक्टर को लिख के देना पड़ता है कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस करता है या नहीं। अगर वो हाँ कहेगा, प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसका एक अलाउंस मिलता है, 10 कुछ पैसे, 10,000 15,000 इस प्रकार से। मुझे एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कितने रुपए मिलते हैं, लेकिन इनको एक अलाउंस मिलता है। उस अलाउंस का नाम है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलता है, यानी कि नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता मिलता है इनको। तो अगर ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक करते हैं तो ये भत्ता इनका बंद हो जाता है और ये प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, साथ साथ रूम पे पेशेंट भी देख सकते हैं। तो दोस्तों वो छुट्टी के दिन भी ये देख सकते हैं। ये ऐसी दो स्थितियां बन गई। दोस्तों अनिवार्य सेवानिवृत्ति की दिनांक से पूर्व अवकाश पे, मान लीजिए कोई व्यक्ति 31 मार्च को क्या हो रहा है, रिटायर होना है। रिटायर होना था कितना, 31 मार्च को रिटायर्ड होना था। लेकिन दोस्तों वो क्या किया, उसने सोचा कि यार मेरी 15 छुट्टियां बची हुई हैं तो 15 दिन पहले छुट्टी मना लेता हूँ। मेरी 15 दिन छुट्टियां बची हुई हैं और सवैतनिक छुट्टियां हैं, यानी कि मेरी सवैतनिक छुट्टियां बची हुई है 15 दिन की, तो मैं अपनी ये लैप्स हो जाती है। सवैतनिक छुट्टियां क्या हो जाती है, जैसे ही साल समाप्त आपने ली या नहीं ली तो वो खत्म हो जाती है, वो अगले साल नहीं ले सकते आप। तो ऐसी छुट्टियों के मामले में रिटायर होने वाले कर्मचारी ने क्या सोचा, मैं पहले 15 दिन की छुट्टियां मना लेता हूँ। लेकिन 7 दिन की छुट्टी मनाई, तभी राज्य सरकार को किसी पद पर उसको लगाने के लिए आवश्यकता पड़ गई तो उसकी छुट्टियां क्या कर दी गई, रद्द कर दी गई। रद्द की जा सकती है, छुट्टियां निरस्त हो जाएंगी। उसने सहमति दे दी कार्य करने के लिए, छुट्टियां निरस्त हो गई।
कर्तव्य पर जाने के लिए, तो उपस्थिति के दिन से जिस दिन, तो वो उसको वापस आना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि कर्मचारी को कभी भी किसी भी समय छुट्टी निरस्त करने का प्राधिकार प्राप्त होता है। उसको आपको पता होगा, ये बात अपने नियम में पढ़ के आए हैं कि नियम संख्या 59 में अपन पढ़ के आए थे कि अवकाश अधिकार नहीं है, कभी भी छुट्टियां रद्द की जा सकती है। तो 7 दिन की छुट्टी उसने पूरी की, बाद में रद्द कर दी गई उसकी छुट्टियां, तो उसकी 7 दिन की क्या बच गई, छुट्टियां बच गई। अब वो आ गया वापस, तो वो जिस दिन उपस्थित होगा वापस आकर के, उस दिन का अवकाश, उस दिन से उसके अवकाश निरस्त माने जाएंगे, नहीं बचे हुए 7 दिन का अवकाश निरस्त अवकाश माना जाएगा। निरस्त किए हुए अवकाश कितने दिन के हो गए, 7 दिन के हो गए। 7 दिन तो उसने बिता लिए थे, 7 दिन बाद उसको वापस बुला लिया, किसी दायित्व पे, कर्तव्य पे बिठा दिया। तो दोस्तों वो क्या होगा, अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद में स्वीकृत या फिर कर्तव्य समाप्ति पर। तो दोस्तों जो उसको मान लीजिए किसी का दायित्व के लिए जब बुलाया था, किसी पद पर नियुक्ति करने की आवश्यकता पड़ी, तो वो कर्तव्य मान लो 5 दिन के लिए वो आवश्यकता थी, तो वो जैसे ही ड्यूटी पूरी करेगा तो वो अपने निरस्त अवकाश वापस से ले सकता है। एक तो स्थिति ये बनी, या फिर वो रिटायरमेंट होगा तो उसके बाद में उसके निरस्त अवकाश उसको दिए जा सकते हैं, यानी कि वो जो वो अवकाश नहीं ले पाया था, उस अवकाश जो उसने पहले उनका उपभोग नहीं कर सक पाया था, तो वो उसके बाद में उसका उपयोग कर सकता है, उस अवकाश का उपयोग कर सकता है, और उसको उस अवकाश के समय के उसका 7 दिन का उसको क्या मिलेगा, एक तरह से भुगतान मिलेगा। तो दोस्तों ये अपन ने पढ़ लिया। क्या पढ़ा, अनिवार्य सेवानिवृत्ति की दिनांक से दोस्तों मान लीजिए आपको एक रफ पेज पे मैं समझा देता हूं ये नियम, फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो अब ध्यान से सुनना दोस्तों। 31 मार्च को दोस्तों सेवानिवृत्त होना है, रिटायर होना है कोई कर्मचारी, और दोस्तों उसकी 15 दिन की उसकी यों की यों छुट्टियां पड़ी हैं, उसने छुट्टियां ली नहीं, और ये छुट्टियां कौन सी है, सवैतनिक है, सवैतनिक है। और ये छुट्टियां कैसी हैं, सवैतनिक है, और ये छुट्टियां क्या हो जाएंगी, लैप्स हो जाएंगी, यानी कि वो नहीं लेगा तो समाप्त हो जाएंगी, इनका उसको बाद में कोई फायदा नहीं मिलने वाला। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि यार मैं 1 मार्च को 1 मार्च को क्या सोचा कि मैं अपनी ये 15 दिन की छुट्टियां मना लेता हूं, फिर बाद में मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मेरे कोई काम नहीं आएंगी, तो 15 दिन की छुट्टियां मना लेता हूँ। 1 मार्च को उसने निर्णय ले लिया और छुट्टियां मनाने चला गया 15 दिन की। 7 दिन हुए थे, कोई दायित्व वाला काम आ गया, उसकी छुट्टी क्या कर दी गई, निरस्त। क्योंकि सरकारी सेवा में मैंने आपको बताया था कि बीच में छुट्टियां रद्द करने का भी अधिकार होता है, आपकी छुट्टियां बीच में रद्द की जा सकती है आवश्यकता पड़ने पर। तो दोस्तों उसकी 7 दिन की छुट्टियां बच गई। अब दोस्तों वो 7 दिन बाद वापस आ गया, तो 8/3 को वो वापस आ गया। अब वो 8/3 को वापस आ गया, तो अब वो छुट्टियां उसका कर्तव्य, अब उसको 5 दिन का कोई कार्य दिया गया है, कर्तव्य पे 5 दिन के लिए उसको कोई कर्तव्य पे लगाया, 5 दिन वो कार्य करेगा। तो 8 को वो आया, तो 8 तारीख से ही वो किस पे माना जाएगा, कर्तव्य पे माना जाएगा। पहली बात तो कर्तव्य पे माना जाएगा, 8 तारीख से ही जिस दिन वो आएगा उसी दिन से वो कर्तव्य पे माना जाएगा, वहां से वो चलेगा तो वो उसी दिन से कर्तव्य पे, उसी समय से वो कर्तव्य पे माना जाएगा। अब 8 से 5 दिन वो कार्य करेगा, तो 8 में अपन 5 जोड़ेंगे तो 13/3 तक वो दायित्व पूरा कर लेगा। 13/3 के बाद में वो दायित्व पूरा करने के बाद वो अपनी ये छुट्टियां जो 7 दिन की उसकी बच गई थी वो वापस से ले सकता है, यानी कि उन छुट्टियों का लाभ ले सकता है, या फिर रिटायरमेंट के बाद में छुट्टियों का लाभ ले सकता है। रिटायरमेंट के बाद कैसे लाभ मिलेगा दोस्तों, मान लीजिए अर्धवेतनिक अवकाश थे उसके, ये सवैतनिक की जगह कैसे अवकाश थे, अर्धवेतनिक अवकाश थे, तो दोस्तों उसको उसका भुगतान प्राप्त हो जाएगा रिटायर के बाद, तो वो लाभ ले सकता है उनका अवकाशों का। तो ये नियम आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूं। अवकाश से वापस बुलाना, अब दोस्तों स्थिति बनती है कि अवकाश से वापस बुलाना,
तो दोस्तों अवकाश कोई अधिकार नहीं है। अपन ये नियम संख्या 59 में पढ़ के आए हैं कि अवकाश अधिकार नहीं है। कभी भी कर्मचारी को अवकाश निरस्त करके वापस बुलाया जा सकता है। आदेश में स्पष्ट लिखेंगे कि आना ऐच्छिक है या अनिवार्य है, अति आवश्यक होगा तो आना ही पड़ेगा, ऐच्छिक है तो कोई आने की कोई जरूरत नहीं है, इच्छा हो तो आ जाए, नहीं हो तो नहीं आए, तो कोई लाभ दे नहीं होगा। अगर आना अनिवार्य है तो यात्रा भत्ता मिलेगा उसको। नए 66 में अवकाश से वापस बुलाने के संबंध में है कि यात्रा भत्ता मिलेगा उसको, जहां से मान लो वो अवकाश के समय पे वो जयपुर का रहने वाला है और उसकी ड्यूटी कहाँ पे आई हुई है, धौलपुर आई हुई है, तो दोस्तों वो आने के लिए उसको यात्रा के लिए जो पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। जयपुर ड्यूटी ड्यूटी धौलपुर लगी हुई है, जयपुर का बंदा है तो उसको जयपुर आना है, आना पड़ेगा। उसके अवकाश रद्द कर दिए गए तो वहां से उसको यात्रा भत्ता दिया जाएगा। वापस आने के लिए यात्रा जिस दिन प्रारंभ करेगा वहां से जिस दिन से चलेगा उसी दिन से वो किस पे माना जाएगा, कर्तव्य पे माना जाएगा, यानी कि ड्यूटी पे माना जाएगा। उसकी छुट्टी नहीं कटेगी, जिस दिन चलेगा ना वो ड्यूटी मानी जाएगी, वो दिन छुट्टी वाले दिनों में काउंट नहीं होगी और उसी दिन से उसका अवकाश समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया नियम अवकाश से वापस बुलाना। अब है अवकाश आवेदन। अवकाश का आवेदन पत्र किसको देंगे दोस्तों? स्वीकृता प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। अवकाश का आवेदन पत्र किसको प्रस्तुत किया जाएगा? नियम संख्या 67 है। 66 कौन सा था नियम? अभी अपन जो पढ़ के आए वो था दोस्तों अवकाश से वापस बुलाना था। नियम संख्या 65 कौन सा था दोस्तों? नियम संख्या 65 था सेवानिवृत्ति। सेवानिवृत्ति से पूर्व, सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश पर जाना, अवकाश पर जाने की स्थिति के बारे में था। जाने पर किसी कर्तव्य पर उसको जो नियुक्त कर रहे थे अपन वो था। तो दोस्तों ये अब अपन ने ये पढ़ लिया। अवकाश आवेदन किसको करेगा? अवकाश स्वीकृता प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। विदेशिक सेवा में भेजे किसी कर्मचारी को विदेशिक सेवा में, मैंने कहा था विदेशिक सेवा का ये मामला जब भी आए तो आप आईएएस समझ लेना एक तरह से अपने दिमाग में कि आईएएस अधिकारी है। तो आईएएस अधिकारी भारत सरकार के अंदर आता है, नियंत्रण में होता है। देखना किसी भी आईएएस अधिकारी के ऊपर भारत गाड़ी के ऊपर भारत सरकार लिखा रहता है। तो दोस्तों आईएएस अधिकारी जैसे ही आएगा तो वो आईएएस अधिकारी है, उसको राज्य सरकार राजस्थान में काम कर रहा है तो राज्य सरकार के आदेश पर कार्य करेगा, आदेश पर कार्य करेगा। लेकिन केंद्र सरकार उसकी नियुक्ति, उसका स्थानांतरण, उसका केंद्र सरकार उसको प्रतिनियुक्ति पर कहीं और भेज सकती है। केंद्र सरकार को यह अधिकार है, उसको प्रतिनियुक्ति पर भेज सकती है, उसको प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली लगा सकती है, दिल्ली भी लगा सकती है, कहीं और भी लगा सकती है। तो केंद्र सरकार उसको किस राज्य में कौन आईएएस नौकरी करेगा ये केंद्र सरकार निर्धारित करती है। तो दोस्तों इस प्रकार से वो जब तक विदेशी सेवा में जब भेजा जाएगा तो अवकाश से सेवा नियम, अवकाश के संबंध में सेवा नियम उसको बताने होंगे, सेवा नियम समझाने होंगे अवकाश के संबंध में। जो उसको अन्य नियोक्ता, अब वो विदेश सेवा में चला गया तो वो भारत सरकार के नियंत्रण में कार्य कर रहा है और विदेश सेवा के भारत सरकार के जो सेवा नियम बने हुए होंगे, अवकाश नियम बने होंगे, उनके बारे में उसको बताया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? नियम 68 क्या कहता है? विदेश सेवा में भेजे गए कर्मचारी को अवकाश से संबंधित सेवा नियम बताने होंगे उसको। वहां के विदेश सेवा में जो अवकाश, विदेश सेवा के लिए जो अवकाश के सेवा नियम बने हुए अलग से, उनके बारे में उसको जानकारी करानी होगी 68। और 69 भी विदेश सेवा में प्रतिनियुक्ति के संबंध में 120 दिन के तक के तो अर्जित अवकाश ले सकता है वो जब जिल चाहे तब। इसके अलावा अगर उसका अवकाश लेना है तो वो महालेखाकार के माध्यम से एप्लीकेशन विदेश में नियोक्ता, जिसको विदेश में उसने नियुक्ति की है, भारत सरकार ने उसकी विदेश में नियुक्ति की है, तो भारत सरकार का जो स्वीकृता, अवकाश स्वीकृता प्राधिकारी है, भारत सरकार का अवकाश स्वीकृता प्राधिकारी का है, उसके पास उसका अवकाश के लिए आवेदन पत्र भेजा जाएगा महालेखाकार के माध्यम से। भारत सरकार के ये हो गया विदेशी के नियोजक, विदेश में नियुक्ति करने वाले के अवकाश स्वीकृता प्राधिकारी के पास भेजा जाएगा उसका प्रार्थना पत्र। छुट्टी के लिए 120 दिन से अधिक के अर्जित अवकाश के अलावा छुट्टी लेता है तो ये नियम संख्या 69 भी
विदेश सेवा में प्रतिनियुक्ति पर 120 दिन के अर्जित अवकाश के अलावा अपन ने बातें की। और दोस्तों नियम संख्या 70 बिल्कुल सिंपल सा नियम है। राजपत्रित अधिकारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र बनवाने का यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने का प्रारूप किसमें दे रखा है? नियम संख्या 70 में। ये प्रारूप दोस्तों जो अपन पढ़ के आए थे ना, चिकित्सा प्रमाण पत्र यानी कि चिकित्सा स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र जो नियुक्ति के समय व्यक्ति को लेके जाना है, नौकरी लगी है तब लेके जाना है, उसके संबंध में नहीं है दोस्तों। नियम संख्या 17 अवकाश के संबंध में जो चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, जो मेडिकल लेना चाहता है यानी कि चिकित्सा अवकाश लेना चाहता है, जो व्यक्ति चिकित्सा अवकाश लेना चाहता है उसके लिए राजपत्रित अधिकारी चिकित्सा प्रमाण पत्र के माध्यम से का प्रारूप दे रखा है। राजपत्रित अधिकारी के द्वारा चिकित्सा अवकाश लेने के लिए जो चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप है वो नियम संख्या 70 में है। दूसरा बात, चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अगर अवकाश लेता है तो उसको पहले चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा, तब अवकाश मिलेगा। तो दोस्तों नियम संख्या 70 भी हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़ के एक बार फिर से विनती कर रहा हूं, अगर कोई भी नियम अगर आपको इन नियमों में से समझ में नहीं आए तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बता देना कि सर नियम संख्या 70 दोबारा से समझा दो। वो दोस्तों मैं नियम आपको वापस से समझा दूंगा। वैसे आपको एक बार रिवीजन कराऊं, अगर आपको अच्छा लगे तो एक एक नियम का अपन रिवीजन कर लेते हैं। अवकाश के साथ सार्वजनिक अवकाशों का संयोजन दोस्तों, एक दिन पहले अवकाश पे जाने से पहले अवकाश है तो वो भी जुड़ जाएगा, उस अवकाश के साथ में उसका संयोजन हो जाएगा। एक दिन बाद भी 2 दिन तक, 2 दिन बाद 3 दिन तक लगातार अवकाश है, आपके अवकाश समाप्त होते ही अगले दिन से ही तो दोस्तों वो भी अवकाश में जुड़ जाएगा, संयोजन हो जाएगा, तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। आप अपने जहाँ पे कहीं पर भी गए हुए वहीं पर रुक सकते हैं और 2-3 दिन छुट्टियां मना सकते हैं, या पहले एक दिन पहले निकल सकते हैं। एक दिन पहले अवकाश, आपने 15 तारीख से छुट्टी ली, 14 से अवकाश, एक दिन पहले आप निकल सकते हैं। लेकिन इसको कहते हैं प्रीफिक्स और सैफिक्स दोनों का लाभ मिलता है अवकाश के मामले में। लेकिन दोस्तों 2 अपवाद है इसके। अवकाशों के साथ सार्वजनिक अवकाशों का संयोजन कब कब नहीं होगा? जब या आपके पास क्या है, वित्तीय उत्तरदायित्व, कोई धनराशि का उत्तरदायित्व है, या फिर दूसरा आपके स्थान पर किसी अन्य कर्मचारी को बुलाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए आपका अवकाश 15 तारीख को खत्म हो रहा है, 16, 17, 18 3 दिन सरकारी छुट्टी है, तो 15 को शाम को आकर ही आपको आपका कार्यभार संभालना पड़ेगा, क्योंकि वो 3 दिन तक जो सार्वजनिक अवकाश है उस पर अगला कर्मचारी जब तक आप ड्यूटी से लौट के वहां पहुंच नहीं जाते तो वो पदभार छोड़ नहीं सकता। कुछ स्थितियों में होता है ऐसा दोस्तों, पुलिस विभाग में ऐसा ही होता है। तो वो जब तक वहां से आप नहीं जाओगे ड्यूटी पे तो तब तक वो पद छोड़ नहीं सकता, तो आपको वहां पे जाके छुट्टी से पहले कार्यभार लेना पड़ेगा उसकी से, क्योंकि वो 3 दिन सार्वजनिक अवकाश है तो वो अपनी छुट्टी खराब क्यों करेगा। फिर चाहिए आपको वहां पे 3 दिन का अवकाश आपको भी मिल जाए, लेकिन चार्ज तो आपको पहले ही जाके लेना पड़ेगा। दोस्तों ये हो गया अवकाशों का संयोजन का अपवाद भी देख लिए। यदि कर्मचारी धनराशि का दायित्व उत्तरदायित्व स्वयं के पास रख के ही चला जाता है ना, तो उसको फिर अवकाशों के संयोजन का लाभ मिल सकता है। ये बात सच है, उसी नियम के ऊपर आधारित है। संयोजन में वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों अवकाश वाले दिन आपके वेतन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सार्वजनिक अवकाश है, सार्वजनिक अवकाश से अगले दिन, जिस दिन से आपने अवकाश लिए उस दिन से आपने अर्धवेतनिक अवकाश लिया तो आपको आधा वेतन मिलेगा, तो उस दिन से आपके वेतन पर प्रभाव पड़ेगा। बस ये नियम यही कहता है। फिर अवकाश के दौरान नियोजन स्वीकार करना, कोई भी सरकारी कर्मचारी है वो अवकाश के दौरान अन्य कहीं पे नौकरी नहीं कर सकता, अन्य कहीं पे कार्य नहीं कर सकता। एक शिक्षक है वो अन्य कहीं पढ़ा नहीं सकता, या फिर डॉक्टर है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकता छुट्टी के दिन, जब तक सरकार से पूर्व अनुमति नहीं ली गई हो। उसको स्वीकृति नहीं दी जा सकती। 2 स्थितियों में उसको स्वीकृति दी जा सकती है। प्राइवेट प्रैक्टिस की, यदि प्राइवेट प्रैक्टिस की उसको छूट है तो वो प्राइवेट प्रैक्टिस अवकाश के दिन भी कर सकता है। और दूसरा, साहित्य, कला और कवि सम्मेलन के लिए उसको स्वीकृति दी जा सकती है। इसके अलावा उसको अन्य कई नौकरी करने की अवकाश के दिन छूट नहीं दी जा सकती। ये हो गया।
अनिवार्य सेवानिवृत्ति की दिनांक से पूर्व निवृत्ति अवकाश, कोई सेवानिवृत्त होने से पूर्व अवकाश अवकाश पे चला गया और वहां से उसको पूर्व अवकाश पे चला गया तो दोस्तों और वापस से उसको बुलाना पड़ गया किसी कारणवश और दायित्व दे दिया, कोई वो दायित्व बीच में आ गया अवकाश छोड़ के, और वो दायित्व पूरा करने के बाद वो अपने जो अवकाश उसके रद्द कर दिए थे वो वापस से ले सकता है, कोई भी कर्मचारी ले सकता है वैसे तो। अवकाश से वापस बुलाना, किसी भी कर्मचारी के कभी भी अवकाश समाप्त करके उसको वापस बुलाया जा सकता है। आदेश में लिखना होगा ऐच्छिक है आना कि आवश्यक है, आवश्यक होगा तो उसको यात्रा भत्ता दिया जाएगा अवकाश से वापस बुलाएंगे तो, और जिस दिन से वहां से चलेगा वो उस दिन से ही वो क्या माना जाएगा, कर्तव्य पे माना जाएगा, ड्यूटी पे माना जाएगा। अवकाश जिस दिन वहां चलेगा ना उसी दिन से वो अवकाश पर नहीं माना जाएगा, कर्तव्य पर ही माना जाएगा। और अवकाश आवेदन पत्र अवकाश स्वीकृता प्राधिकारी को प्रस्तुत करने होंगे। अगला है विदेशिक सेवा में कोई जाएगा तो वहां के विदेश सेवा में छुट्टी के उसके जो नियम है वो उसको अवकाश के नियम उसको समझाने पड़ेंगे। और नियम संख्या 69 क्या कहता है, विदेशिक सेवा में कोई व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पे 120 दिन तक के अर्जित अवकाश ले सकता है। इससे अधिक वो अगर अर्जित अवकाश या कोई अन्य अवकाश लेना चाहता है, अन्य प्रकार के अवकाश या कोई और अवकाश लेना चाहता है तो उसको महालेखाकार के माध्यम से वो अपना एप्लीकेशन नियोक्ता प्राधिकारी यानी भारत सरकार ने विदेश सेवा में भेजा है तो भारत सरकार के जो जो भी स्वीकृता प्राधिकारी है जो अवकाश स्वीकृत करेगा उसके पास एप्लीकेशन प्रस्तुत करेगा महालेखाकार के माध्यम से 120 से अधिक अवकाश अर्जित अवकाश लेना चाहता है तो। और नियम संख्या 70 क्या कहता है, नियम संख्या 70 राजपत्रित अधिकारियों के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप दे रखा है इसमें, और राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा जो चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश के लिए आवश्यक होगा उसका प्रारूप दे रखा है, और चिकित्सा प्रमाण पत्र उससे अवकाश लेने से पहले ही उसको प्रस्तुत करना होगा, ये दो बातें दे रखी। तो दोस्तों नियम संख्या 70 तक आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट अपन ने पहले ले लिए। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्लास कैसी लग रही है, और दोस्तों अपन अगली क्लास में मिलेंगे। और एक चीज का और ध्यान रखें मेरे मित्रों, आप ये भी कमेंट करके बताते रहें कि सेकंड पेपर में आपको क्या पढ़ना है इसके बाद मैं आपको एक सब्जेक्ट और करा दूंगा आराम से अगस्त के महीने में। तो दोस्तों आपको इसके बाद क्या पढ़ना चाहते हो ये भी दोस्तों कमेंट करके बताएं सेकंड पेपर में।